नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग पहले एग्रोनॉमी का पार्ट पढ़ चुके हैं। एग्रोनॉमी के बाद हम लोग जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, पोमोलॉजी पढ़ चुके हैं और एंटोमोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पांचवा जो हमारा डिपार्टमेंट है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन, उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। आइए हम बात करेंगे आज के पहले 10 क्वेश्चन जो कि प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन के ऊपर हम लोग डिस्कस करें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द सेक्स फॉर्म ऑफ द मोस्ट कुकरबिट्स। मोस्ट कुकरबिट्स यानी कि जो अधिकांश हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, कुकरबिट्स में कौन आती है? गार्ड फैमिली, कद्दू वर्गीय फसलें। तो इनके अंदर जो सेक्स फॉर्म होता है, इनका जो लैंगिक रूप से इनका जो प्रारूप होता है वो मोनोशियस होता है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कुकरबिट्स आर मोनोशियस इन द नेचर। और मोनोशियस का मतलब होता है कुकरबिट्स में एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर आते हैं, लेकिन वो अलग अलग ब्रांचेस पे आते हैं, अलग अलग शाखाओं पर आते हैं। तो मोनोसियस मतलब होता है कि एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर नर और मादा पुष्प जो है वो आते हैं। और अधिकांश जो हमारी कुकरबिट्स है, जो गार्ड फैमिली है, इसमें अधिकांश जो फसलें होती है वो मोनोशियस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इमेस्कुलेशन ऑफ द फ्लावर इज रिक्वायर्ड फॉर। किसी भी फ्लावर में, किसी भी पुष्प में इमेस्कुलेशन क्यों किया जाता है? इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द एंथर। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है किसी फ्लावर के पराग कोश को, किसी पुष्प के पराग कोश को जब हटा देते हैं या एंथर को हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन, जिसको हिंदी में विपुंसन कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ये क्यों किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, ये इमेस्कुलेशन जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप या स्व परागण वाली फसलों में किया जाता है। और क्यों करते हैं? टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ हमारे दो आंसर हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि इमेस्कुलेशन करने का जो कारण है वो है प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण को बढ़ावा देना, या हम कह सकते हैं कि इमेस्कुलेशन इज प्रैक्टिस्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, या इमेस्कुलेशन स्व परागण वाली फसलों में किया जाता है और ये पर परागण को बढ़ावा देने के लिए और स्व परागण को रोकने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं टू प्रमोट दी क्रॉस पॉलिनेशन या टू चेक दी सेल्फ पॉलिनेशन इमेस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो जिन फसलों में स्व परागण होता है और उनमें हमें अगर पर परागण करवाना है तो फिर हमें स्व परागण वाली फसलों में इमेस्कुलेशन करना पड़ता है। और ये जनरली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या संकर बीज उत्पादन के दौरान अपनाई जाने वाली क्रिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक एंड अमेरेंथस आर। यानी कि जो लीफी वेजिटेबल है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे उसमें बात करें पालक की या अमेरेंथस यानी कि हम चौलाई की बात करें, तो इनमें परागण किस प्रकार का होता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल जो है, चाहे वो पालक की हम बात करें, अमेरेंथस की बात करें, इनमें दीज आर दी हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इनमें उच्च पर परागण या इनमें बहुत ही ज्यादा पर परागण होता है। तो ये उच्च पर परागित सब्जियां होती है या दीज आर दी हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल जो है वो पत्तेदार सब्जियां होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन व्हीट एंडोस्पर्म। व्हीट मतलब होता है गेहूं, और गेहूं के एंडोस्पर्म यानी कि गेहूं के भ्रूण पोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों पहली बात तो है कि व्हीट जो है, चाहे हम व्हीट की बात करें या जितनी भी हमारी जो फसलें हैं, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हमारी जो फसलें हैं, इन सभी फसलों में इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एंडोस्पर्म इन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट, हमारे जो एक बीजपत्री और जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, इनके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम 3n होते हैं। और 3n के हिसाब से अगर हम गेहूं की बात करें, व्हीट की बात करें, तो गेहूं में कितने क्रोमोसोम उसके एंडोस्पर्म में रहेंगे? 63 क्रोमोसोम उसके एंडोस्पर्म में रहेंगे, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें व्हीट की, और हम यहाँ पर व्हीट की बात करें, वो है हमारा हेक्साप्लॉइड व्हीट, षटगुणित, जिसकी हम लोग चपाती खाते हैं। ब्रेड व्हीट की हम बात करें, टिट्रिकम एस्टिवम की हम बात करें, तो उसमें वैसे भी 2n = 42 होता है।
अब गेहूं में अगर 2n बराबर 42 है तो यहाँ पर n = 21 होता है। और दोस्तों इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो n की वैल्यू अगर 21 है तो 3n में n की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ रख देंगे तो 21 × 3 = 63। तो ये गेहूं के एंडोस्पर्म या गेहूं के भ्रूण कोष में क्रोमोसोम की संख्या 63 होती है। और कैसे निकाली जाती है, ऐसा क्वेश्चन किसी और क्रॉप के लिए भी आ सकता है, हो सकता है मेज या मक्का के लिए आ जाए। तो अगर आपको किसी भी प्लांट का एंडोस्पर्म पूछ रहे, चाहे वो गेहूं हो, धान हो या मक्का हो, तो आपको क्या हो, पहले 2n नंबर याद होना चाहिए। 2n नंबर अगर याद है आप n निकाल सकते हैं और फिर एंडोस्पर्म के लिए 3n के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, CMS इज द बेस्ट फॉर। CMS का उपयोग क्या है? CMS का पूरा नाम है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि कोशिका द्रव्य नरबंध्यता। और दोस्तों साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस या केंद्रक के बाहर होता है, इन्हें हम बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या ऐसा डीएनए जो केंद्रक के अलावा केंद्रक के बाहर होता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के लिए क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी हम बात करते हैं। और इनका इस्तेमाल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या संकर बीज उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेल स्टेरिलिटी चाहे वो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हो, ये संकर बीज उत्पादन में या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज डेवलप्ड बाय। प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर सबसे पहला कृत्रिम संकरण कौन से वैज्ञानिक ने तैयार किया था? और दोस्तों यहां पर प्लांट का फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड या पौधों का पहला कृत्रिम संकरण जो करवाया था वो वैज्ञानिक थॉमस फेयरचाइल्ड ने करवाया था। और इन्होंने, वैज्ञानिक थॉमस फेयरचाइल्ड ने जिन पौधों में क्रॉस करवाया था वो था कार्नेशन और स्वीट विलियम। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट थॉमस फेयरचाइल्ड। और यहाँ पर प्लांट कौन कौन से थे? तो कार्नेशन और स्वीट विलियम जो प्लांट थे, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधे, उनमें इन्होंने कृत्रिम संकरण सबसे पहले करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन इन पर्ल मिलेट इज ड्यू टू। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, पर्ल मिलेट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण का कारण क्या है? जो बाजरा होता है उसमें पर परागण क्यों होता है? तो यहाँ पर बाजरा में पर परागण या पर्ल मिलेट में क्रॉस पॉलिनेशन का कारण है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी यानी कि द मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर इज फर्स्ट देन मेल फ्लावर। यानी कि पौधे में अगर मादा पुष्प या हम कह सकते हैं स्टिग्मा वो पहले परिपक्व हो गया है और एंथर बाद में परिपक्व हुआ है, यानी कि फीमेल पहले मैच्योर हो गई है, मेल बाद में मैच्योर हुआ है, उसको हम लोग प्रोटोगाइनी कहते हैं। और पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा में प्रोटोगाइनी कंडीशन होने की वजह से उसमें पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जबकि अगर हम मेज या मक्का की बात करते तो इसका अपोजिट होता। मेज या मक्का में प्रोटो एंट्री कंडीशन होती है जिसकी वजह से पर परागण होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज, मक्का में पर परागण का कारण क्या है? तो वहां पर प्रोटो एंट्री कंडीशन होती है जिसमें मेल पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल बाद में मैच्योर होती है। लेकिन पर्ल मिलेट में अपोजिट कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ डिटेक्टिंग वायरस इन द सीड, यानी कि किसी भी बीज के अंदर वायरस का पता लगाने की कौन सी विधि है? दोस्तों वायरस की जांच करने की जो विधि है वो पूछी गई है यहाँ पर। और बीज में वायरस है या नहीं है उसका पता कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पर उस मेथड का नाम है इलीजा मेथड। और जो इलीजा टेस्ट होता है, इलीजा जो मेथड है, ये इलीजा ELISA, ये इलीजा मेथड वायरस की जांच करने की विधि है। वायरस के टेस्ट के लिए इलीजा टेस्ट किया जाता है। एक बार आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि इलीजा जो टेस्ट होता है ये किसकी जांच के लिए होता है? तो इलीजा टेस्ट वायरस की जांच के लिए होता है। यहाँ पर इलीजा का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है इलीजा का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इलीजा का फुल फॉर्म है और ये वायरस की जांच करने के लिए अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IBPGR, हालांकि ये पुराना नाम है IBPGR इज नॉन एज, अभी एट प्रेजेंट में IBPGR का नया नाम क्या है? IBPGR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। क्या कहा मैंने?
इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। और यहाँ पर आईबीपीजीआर की हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये पुराना नाम है आईबीपीजीआर, इसका अभी लेटेस्ट नाम क्या है, आईपीजीआरआई, ये इसका मॉडर्न यानी कि आधुनिक नाम है आईपीजीआरआई। और यहाँ पर इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, क्या नाम हो गया इसका, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों जो नाम है, पुराना वाला और नया नाम, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो रोम इटली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्योर लाइन वेराइटीज आर, जो प्योर लाइन वेराइटी होती है, प्योर लाइन को हम लोग बोलते हैं शुद्ध वंशक्रम किस्म। तो जो शुद्ध वंशक्रम वाली किस्म होती है वो कैसी होती है, और ये आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है। तो जो प्योर लाइन वेराइटी होती है, प्योर लाइन वेराइटी जनरली सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण वाली फसलों में तैयार की जाती है। तो ये जो प्योर लाइन वेराइटी होती है वो हमेशा होमोजाइगस और होमोजीनस होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमोजाइगस और होमोजीनस वेराइटी कौन सी होगी, प्योर लाइन वेराइटी। और ये प्योर लाइन वेराइटी जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण वाली फसलों के लिए तैयार की जाती है। तो प्योर लाइन आर ऑलवेज होमोजाइगस एंड होमोजीनस। दोस्तों इस प्रकार से ये पहले 10 क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग के थे। आइए हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अगले 10 क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा द सोर्स ऑफ द ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट। व्हीट यानी कि गेहूं के अंदर, ड्वार्फ यानी कि बोनापन, तो गेहूं के अंदर बोनेपन वाले जीन का स्रोत क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो बोने गेहूं की वैरायटियां है जो कि मेक्सिको में डेवलप की गई थी और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने जिनको डेवलप किया था। तो मेक्सिको में जो बोना गेहूं तैयार किया गया था उसका सोर्स क्या था, बोनेपन वाला जो जीन होता है वो उसका सोर्स क्या था। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर आएगा नोरिन 10 जो है दोस्तों, ये गेहूं में बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उसका सोर्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गेहूं में बोनेपन का जो स्रोत होता है वो नोरिन 10 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पर, एम्फीडिप्लॉइड बिटवीन ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। यहाँ पर ब्रेसिका यानी कि हम लोग मस्टर्ड ग्रुप या सरसों के समूह की हम बात कर रहे हैं, और सरसों के अंदर मस्टर्ड में हम बात करें तो यहाँ पर एक एम्फीडिप्लॉइड पूछा हुआ है, किन किन के बीच में क्रॉस करवाया गया, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के बीच में क्रॉस करवा करके कौन सा एम्फीडिप्लॉइड डेवलप किया गया है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों ब्रेसिका जेंसिया। और यहाँ पर जो ब्रेसिका जेंसिया है ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन के बीच का क्रॉस है। और आपकी एग्जाम में मस्टर्ड का जो ट्राइंगल है, सरसों का जो ट्राइंगल है जो साइंटिस्ट नागाहारू ने दिया था, वो पूरा ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर ब्रेसिका जेंसिया किन किन के बीच का क्रॉस है, तो ब्रेसिका नाइग्रा इंटू ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई, गेहूं और राई, और गेहूं और राई के बीच में जो क्रॉस करवाया गया था ये क्रॉस, ये संकरण एक इंटरजेनेरिक क्रॉस या अंतर वंशीय संकरण था। और ये संकरण, ये इंटरजेनेरिक क्रॉस कौन से वैज्ञानिक ने करवाया, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है रिम्पू। और मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर ये क्रॉस रिम्पू, साइंटिस्ट का नाम है रिम्पू, जिन्होंने स्वीडन कंट्री के अंदर, स्वीडन देश के अंदर करवा रखा था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये टिट्रिकेल के लिए जो 2 पौधे इस्तेमाल किए गए थे, तो टिट्रिकेल जिसको हम लोगों ने मैन मेड सीरियल या मानव निर्मित अनाज कहा था, तो उसके लिए व्हीट और राई में जो क्रॉस करवाया वो साइंटिस्ट कौन थे, वो थे रिम्पू। और ये क्रॉस किस प्रकार का था, ये इंटर वेराइटल था, इंटर स्पीसीज था या इंटर जेनेरिक था, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये इंटर जेनेरिक क्रॉस यानी कि अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिप्लॉइड्स आर जनरली, ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो होती है जिसको हम लोग 3n कंडीशन कहते हैं, तो जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं वो जनरली किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप्लॉइड्स आर जनरली सीडलेस और स्टेराइल। जो ट्रिप्लॉइड होते हैं, जो त्रिगुणित होते हैं, जिनको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 3n, ये जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं 3n ये सीडलेस होते हैं। यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिप्लॉइड बनाना, मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज, कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ दी बनाना, केले की बहुत सारी प्रजातियां जिनकी हम लोग खेती करते हैं उसकी हम बात करें तो वो सब 3n है। केला जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है, और जो ट्रिप्लॉइड होता है उसमें बीज नहीं बनते, वो सीडलेस होता है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि सीडलेसनेस इन वाटरमेलन,
तरबूज में बीज नहीं बनने का कारण क्या है, तो वहां पर भी हमारा आंसर आएगा ट्रिप्लोइडी। तो जो ट्रिप्लोइड्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं और वो स्टेराइल होते हैं, उनमें बांझपन पाया जाता है। तो जो त्रिगुणित किस्में हैं 3N वाले जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, चाहे वो फिर हम बनाना की बात करें या फिर वाटरमेलन की हम बात करें, ये दोनों ट्रिप्लोइड के उदाहरण हैं और ये सीडलेस होते हैं, बिना बीज वाले होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट। एक प्लांट है, सिंगल प्लांट है, एक पौधा है जो एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड है, यानी कि वो विदाउट सीड, बिना बीज से ही उसके अंदर अलैंगिक जनन होता है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और जब किसी ऐसे प्लांट की प्रोजेनी की बात कर रहे हैं, ऐसे प्लांट की संतान की बात कर रहे हैं जिसमें एसेक्सुअली प्रोडक्शन होता है, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि विदाउट सीड, बिना बीज के नया प्लांट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो शुगर केन हो सकता है, गन्ना हो सकता है, या फिर बनाना हो सकता है, यहाँ पर गार्लिक यानी कि लहसुन भी हो सकता है, जिंजर यानी कि अदरक भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो प्लांट है, चाहे वो जिंजर हो, अदरक हो, चाहे वो शुगर केन गन्ना हो या फिर बनाना हो, ये सब एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड या अलैंगिक जनन वाले हैं। और इनके सिंगल प्लांट की प्रोजेनी, इनके एक सिंगल पौधे की संतान को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्लोन हमेशा कहाँ दिखाई देगा, क्लोन हमेशा उन प्लांट में दिखाई देता है जिसमें एसेक्सुअली या अलैंगिक प्रसारण होता है, बिना बीज से नया प्लांट तैयार करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल क्लोन के कहलाते हैं। एक बार आपकी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि व्हीट यानी कि गेहूं, मेज यानी कि मक्का, और राइस यानी कि धान, और शुगर केन यानी कि गन्ना, इन चार में क्लोन कहां दिखाई देगा। अब व्हीट यानी कि गेहूं में हम लोग सीड, बीज से नया प्लांट तैयार करते हैं, क्लोन नहीं हो सकता। मेज मक्का में भी बीज से नया प्लांट तैयार करते हैं, वहां पर भी क्लोन नहीं होगा। राइस पेडी की हम बात करें, धान की बात करें, वहां पर भी बीज से नया प्लांट तैयार करते हैं, वहां पर भी क्लोन नहीं होगा। लेकिन शुगर केन में विदाउट सीड, बिना बीज से, स्टेम कटिंग, तने के टुकड़े से नया प्लांट तैयार करते हैं, तो हम कह सकते हैं शुगर केन का जो खेत होता है, गन्ने का खेत, वहां पर हमें क्लोन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। एक पौधा है जो होमोजाइगस है, समयुग्मज है। होमोजाइगस किसको कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं। होमोजाइगस का मतलब हो सकता है कि उसके अंदर दोनों जो जीन है वो सेम हो, इस कंडीशन को जिसमें दोनों टी एक जैसे हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। तो होमोजाइगस जो प्लांट है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण होता है, ऐसे प्लांट के प्रोजेनी को हम क्या कह सकते हैं, उसको प्योर लाइन कहा जाता है। और प्योर लाइन को हिंदी में शुद्ध वंशक्रम हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक स्व परागण वाले समयुग्मज पौधे की संतान, स्व परागण वाले समयुग्मज पौधे की संतति को हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इफेक्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द एंडोस्पर्म। पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, और पराग कणों का प्रभाव, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, तो पराग कणों का प्रभाव पूछा हुआ है किसके ऊपर, भ्रूण कोश के ऊपर। उस प्रभाव को, उस घटना को क्या कहते हैं, तो द इफेक्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द एंडोस्पर्म इज नोन एज जीनिया। और दोस्तों ये जो जीनिया कंडीशन है ये मेज यानी कि मक्का में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जीनिया कंडीशन जो है ये क्या होती है, कहां पर पाई जाती है। ये मेज मक्का से संबंधित है। और पोलन ग्रेन का इफेक्ट जब एंडोस्पर्म पर पड़ता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसको हम लोग जीनिया कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, पोलन ग्रेन का इफेक्ट किसके ऊपर है, एंडोस्पर्म पे। प्लांट का नाम क्या है, मेज, और कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, जीनिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एन इंडिविजुअल्स विथ 2n-1-1, एक ऐसा जीव है जिसमें क्रोमोसोम में 2n-1-1 कंडीशन है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। जब हम पॉलीप्लॉइडी पढ़ते हैं, पॉलीप्लॉइडी के अंदर जब हम हाइपोपॉलीप्लॉइडी पढ़ते हैं, हाइपोपॉलीप्लॉइडी में जब क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो यहाँ पर 2n-1-1, अगर 2n में से -1 सिर्फ एक होता, एक को हटा दूं मैं, 2n-1, उसको बोलते हैं मोनोसोमिक कंडीशन। तो 2n-1 को मोनोसोमिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 2n-1-1 है, इसलिए इसको डबल मोनोसोमिक कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल मोनोसोमिक। 2n-1-1 तो डबल मोनोसोमिक, सिर्फ 2n-1 होता तो वो मोनोसोमिक होता। और दोस्तों चूंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या में कमी आ रही है, इसलिए इसको हम लोग हाइपोपॉलीप्लॉइडी कहेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोपॉलीप्लॉइडी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नलिसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। वही पॉलीप्लॉइडी के अंदर
नलीसोमिक एक कंडीशन होती है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं। तो नलीसोमिक कंडीशन का मतलब ये होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म में, जब किसी इंडिविजुअल्स में, किसी जीव के अंदर 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, 2n-2। तो 2n-2 को हम बोलते हैं नलीसोमिक कंडीशन। मैं यहां बता रहा हूं आपको, 2n-1 होता तो मोनोसोमिक, 2n-1-1 तो डबल मोनोसोमिक, 2n-2 है, यानी कि वो नलीसोमिक कंडीशन कहलाती है। और यहां पर क्रोमोसोम में कमी आ रही है, मतलब वो हाइपोप्लॉइडी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोनल सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर, यानी कि क्लोन सिलेक्शन हम लोग कौन से पौधे में करते हैं। अभी मैंने कहा था कि ये जो क्लोन का एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसके हिसाब से जिसमें एसेक्सुअली प्रोपोगेशन होता है, अलैंगिक जीन में प्रसारण होता है, वहीं पर हम लोग क्लोन का चयन करते हैं। तो यहाँ पर क्लोनल सिलेक्शन है, क्लोन का चुनाव करना है, चयन करना है। तो ये कहाँ करेंगे दोस्तों, नॉन फ्लोवरिंग प्लांट, क्योंकि जिनमें एसेक्सुअली प्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, डेफिनेटली उनके अंदर सीड प्रोडक्शन नहीं होता, बीज नहीं बनते, तभी तो हम लोगों ने उनको एसेक्सुअली लगाया है। तभी उनको हम लोगों ने कटिंग के माध्यम से या बडिंग के माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से, या फिर अलग अलग जो उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वहां से हम लोगों ने नया प्लांट तैयार किया है। तो जिन पौधों में पुष्प नहीं बनते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें फूल नहीं आते, जिनमें बीज नहीं बनते, उनमें हम लोग वानस्पतिक प्रसारण करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, वहीं पर हम लोग क्लोन सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्लोन सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, लाइक जैसे कि जिंजर यानी कि अदरक की हम बात करें, या फिर हम कोलोकेसिया अरबी की हम बात करें, शुगर केन, गन्ने की हम बात करें, ये जो पौधे इनमें सीड डेवलपमेंट नहीं होता, इनमें क्लोन सिलेक्शन किया जाता है। साथियों, इस प्रकार से ये प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर 20-20 हमारे ऐसे क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में कई बार आते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन, और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो है सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स में लिखना है। और यहाँ पर हम लोग ब्रीडिंग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें अभी और 30 क्वेश्चन आज के भी बाकी है, और उसके बाद में नया डिपार्टमेंट फिर जो है वो कल लेकर के आने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट कवर कर रहा हूँ। आपको बस करना है कि सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, और रिविजन करने का जो हम लोगों ने सिस्टम स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं कि सर ये सीरीज को आप बंद मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आधा काम हुआ है, आधा काम आपकी तरफ से बाकी है। अगर आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो ही आपका रिवीजन जो है वो अच्छे से हो पाएगा। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसको आपको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना है, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। आइए हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अगले 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कोल्चिसिन केमिकल इंटरफेयर विथ, यानी कि जो कोल्चिसिन केमिकल होता है जो कि कोल्चिकम ऑटमनेल नामक प्लांट से निकाला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, कोल्चिसिन जो केमिकल है ये पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पॉलीप्लॉइडी को हम लोग बहुगुणिता कहते हैं, और जब भी हम लोग प्लांट के अंदर किसी भी पौधे में पॉलीप्लॉइडी लाना चाहते हैं तो फिर कोल्चिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कोल्चिसिन होता है ये किसके साथ में इंटरफेयर करता है, कोल्चिसिन का यूज करने से ये क्या करता है, तो हम कहेंगे कोल्चिसिन जो होता है ये स्पाइंडल फॉर्मेशन को इंटरफेयर करता है। स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय जब मेटाफेज स्टेज के अंदर स्पाइंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, और मेटाफेज में क्लियरली हमें स्पाइंडल यानी कि तर्कु दिखाई देता है, तो ये कोल्चिसिन जो होता है ये स्पाइंडल फॉर्मेशन को रोक देता है, इनहिबिट दी स्पाइंडल फॉर्मेशन। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोल्चिसिन का इस्तेमाल करने से क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाती है। तो कोल्चिसिन करता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोल्चिसिन जो होता है ये सेल डिवीजन के टाइम पे, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, और ये इनहिबिशन ऑफ द स्पाइंडल फॉर्मेशन यानी कि तर्कु के निर्माण को रोक देता है। कौन से स्टेज में, मेटाफेज में। प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज स्टेज आती है वहां पर ये तर्कु के निर्माण को रोक देता है। तो कोल्चिसिन जो है वो स्पाइंडल फॉर्मेशन के साथ में इंटरफेयर करता है और स्पाइंडल के फॉर्मेशन को रोक देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए दोस्तों, इन सीटू का मतलब है एट दी सेम प्लेस। एट दी सेम प्लेस मतलब जहां उसका प्राकृतिक स्थान है वहीं की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी प्लांट के किसी सीड को, प्लांट के किसी पार्ट को उसके नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में ही उसको अगर हम लोग
संरक्षित करते हैं, तब उसको हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो व्हाट इज द इन सीटू कंजर्वेशन? अंडर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक जो आवास है, जहां पर जो पौधा प्राकृतिक रूप से उगता हुआ पाया जाता है, उसको उसी स्थान पर, उसके प्राकृतिक स्थान पर ही उसको हम लोग जब सुरक्षित रख देते हैं, कंजर्वेशन कर लेते हैं, तब उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। और हम यूं कह सकते हैं कि जंगली अवस्था में कोई सा पौधा जहां पर जिस क्षेत्र में पाया जाता है, उसको उसी क्षेत्र पर हम लोग कंजर्व कर देते हैं, वहां से कहीं और हम ले जाते नहीं है, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि प्राकृतिक आवास या नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंजर्वेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सेंटर ऑफ द ओरिजिन वाज गिवन बाय, सेंटर ऑफ द ओरिजिन वाज डिस्कवर्ड बाय। फसलों का जो अलग अलग उत्पत्ति स्थान होते हैं, अलग अलग फसलों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग स्थान दिए गए हैं, उसको हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान, या उत्पत्ति स्थान की अवधारणा कौन से वैज्ञानिक ने दी? तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट बड़े फेमस है, एन.आई. वेविलो, और इन्होंने ही अलग अलग फसलों की उत्पत्ति स्थान के लिए अलग अलग उत्पत्ति केंद्र बताए हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन हम कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि द कंसेप्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, विविधता को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अलग अलग फसलों का उत्पत्ति स्थान या सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने बताया? तो एन.आई. वेविलोव ने उत्पत्ति स्थान की धारणा दी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेस वेयर जर्म प्लाज्म कैन बी कंजर्व्ड इन लिविंग स्टेट। क्या कहा? ए प्लेस, ऐसा स्थान जहां पर जर्म प्लाज्म को हम लोग उसकी जीवित अवस्था में ही कंजर्व करते हैं, जीवित अवस्था में ही संरक्षित कर लेते हैं, उस स्थान को हम क्या कह सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं हम लोग जर्म प्लाज्म की, तो किसी भी प्लांट के डीएनए को, किसी भी प्लांट के जर्म प्लाज्म को हम लोग जब सुरक्षित रखते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ द सीड, बीज के रूप में, कटिंग के रूप में, या टिश्यू के रूप में, या प्लांट के किसी पार्ट के रूप में, उसके अवशेष को हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित बचा करके रखते हैं, उसको बोलते हैं जर्मोप्लाज्म। तो वो सीड भी हो सकता है, कटिंग भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है, कोई टिश्यू भी हो सकता है। और उसको जब हम किसी स्थान पर सुरक्षित रखते हैं, जीवित अवस्था में उसको मेंटेन करते हैं, उस प्लेस को कहा जाता है जीन बैंक। जीन बैंक क्या होती है? ए प्लेस वेयर द जर्मोप्लाज्म इज कंजर्व्ड, ऐसा स्थान जहां पर किसी भी प्लांट के डीएनए को, यूं कह सकते हैं डीएनए को टेक्निकल लैंग्वेज में, किसी भी प्लांट के किसी भी भाग को, जड़, तना, पत्ती, बीज, किसी भी जीवित भाग को जहां पर सुरक्षित हम लोग उगाते हैं, रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीन बैंक। और अलग अलग फसलों का जीन बैंक अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरिस्टेम जीन बैंक फॉर विच टाइप ऑफ द क्रॉप इज यूज्ड, यानी कि ये मेरिस्टेम जो जीन बैंक होता है, ये किस प्रकार की फसलों के लिए होता है? सबसे पहली बात तो ये कि मेरिस्टेम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, जीन बैंक तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जीन बैंक क्या होता है, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहां पर हम किसी भी जर्म प्लाज्म को सुरक्षित रखते हैं, उसको जीन बैंक कहते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है, मेरिस्टेम जीन बैंक क्या होता है? मेरिस्टेम क्या होता है दोस्तों? मेरिस्टेम एक टिश्यू होता है, जो किसी भी प्लांट का जो मेरिस्टेम एक टिश्यू होता है, वो डिसीज फ्री, वायरस फ्री टिश्यू होता है। तो पौधे का जो डिसीज फ्री पार्ट होता है, उसको लेकर के हम जब उसको किसी बैंक में, किसी जीन बैंक में सुरक्षित रखते हैं, तो वो मेरिस्टेम जीन बैंक कहलाता है। और हमने यहाँ पर किसी प्लांट का बीज नहीं लिया है, सीड नहीं लिया है, क्या लिया है? मेरिस्टेम, यानी कि उसके स्टेम का अपर मोस्ट पार्ट लिया है, किसी पौधे के तने का एक टुकड़ा लिया है। तो मेरिस्टेम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस प्लांट में एसेक्सुअली प्रोडक्शन होता है, उस पौधे में अलैंगिक जनन होता है, यानी कि वहां सीड डेवलपमेंट नहीं होता। तो जिन प्लांट में, जिन पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता, वहां पर हम लोग फिर मेरिस्टेम का कंजर्वेशन करते हैं। मेरिस्टेम जो होता है, ये किसी भी प्लांट का अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, शीर्षस्थ भाग जहां पर डिसीज नहीं होती, वायरस फ्री पार्ट होता है, उसको फिर कंजर्व कर देते हैं। तो ये बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए होता है। तो यहां हमारा आंसर आएगा, मेरिस्टेम जीन बैंक इज यूज्ड फॉर एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट। जिन पौधों में अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि हम बात करें शुगर की या गन्ना की, वहां पर मेरिस्टेम का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। जब किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सिनर्जिड कोशिका से या फिर एंटीपोडल कोशिका से हो जाता है, ये पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। जिन लोगों ने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रखा है अच्छे से, उनको पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस, इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली हम लोग जो भी ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं
वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास जब सिनर्जीट या एंटीपोडल कोशिका से होता है तो उसको एपोगेमी कहा जाता है। यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय एपोगेमी। एपोगेमी क्या होती है? हम बोलेंगे जब भ्रूण का विकास कहाँ से होता है, सिनर्जीट या फिर एंटीपोडल कोशिका से होता है, उसको एपोगेमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिनेशन ऑकर्स इन अनओपन फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि जब बंद फूल के, अनओपन का मतलब क्या है, फ्लावर बर्ड जो है हमेशा वो क्लोज है, बंद है, अनओपन है, खुला हुआ नहीं है पुष्प, और उसमें अगर परागण की क्रिया हो जाती है। देखिए दोस्तों, अनओपन फ्लावर है, फूल अगर हमेशा बंद रहता है, खुला ही नहीं है, और उसमें अगर पॉलिनेशन या परागण हो जाता है तो डेफिनेटली वो सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण होगा। क्योंकि स्व परागण की कंडीशन क्या है, अनओपन फ्लावर है, फ्लावर कभी ओपन हुआ ही नहीं है, तो फूल जब खुलता नहीं है और अंदर ही अंदर बंद फूल में परागण हो जाता है, उस घटना को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और ये क्लिस्टोगेमी जो होती है ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, स्व परागण को बढ़ावा देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लिस्टोगेमी जो होता है दोस्तों ये सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण के लिए होता है, और इसमें अनओपन फ्लावर यानी कि बंद फूल के अंदर ही परागण हो जाता है। और जो व्हीट है, गेहूं का जो पौधा होता है, और राइस की हम बात करें, धान के पौधे की हम बात करें, इनमें स्व परागण का कारण क्या है, वाई दिस सेल्फ पॉलिनेशन इज टेक प्लेस इन पेडी और व्हीट प्लांट बिकॉज देयर क्लिस्टोगेमी इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। तो इनके फूल में क्लिस्टोगेमी होता है, यानी कि फूल कभी खुलता ही नहीं है, ओपनिंग होती ही नहीं है, और बंद फूल में परागण की क्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैच्यूरेशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है, फूल का जो नर वाला भाग है वो एंथर है, पुष्प का जो मादा वाला भाग है वो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट जो है वो स्टिग्मा है, और ये दोनों अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम यानी कि अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, इनकी परिपक्वता अलग अलग समय पे हो रही है। तो इनकी मेच्योरिटी अगर एक साथ नहीं हुई, आगे पीछे हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डाइकोगेमी कहते हैं। व्हाट यू मीन बाय डाइकोगेमी? डाइकोगेमी का मतलब होता है द मैच्योरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्ट एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, डाइकोगेमी दो प्रकार की होती है। अगर मेल पहले परिपक्व हो जाएगा, मेल मैच्योर फर्स्ट, फ्लावर में मेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो गया, प्रोटोएंड्री कहलाता है, जो कि मेज मक्का में होता है। और अगर फीमेल वाला पार्ट अगर पहले मैच्योर हो जाता है, मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है और मेल पीछे रह जाता है, उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं, प्रोटोजीनी कहते हैं, जो कि पर्ल मिलेट या बाजरा में होती है। तो डाइकोगेमी में मेल और फीमेल की मेच्योरिटी अलग अलग टाइम पे होती है, और ये दो प्रकार की हो सकती है। और दोस्तों अगर डाइकोगेमी की हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण करवाता है, ठीक है। तो डाइकोगेमी जो है ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए या पर परागण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम बोलते हैं स्व अनिश्चितता। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता जो टर्म है, ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया, यहां पर आपको ध्यान रखना है। टर्म की हम बात करें, शब्द किसने दिया है, साइंटिस्ट स्टाउट ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जो टर्म है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये वैज्ञानिक स्टाउट ने दिया था। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा के लिए कंपेटिबल नहीं है, यानी कि पौधे के जो परागकण है वो खुद ही का स्व परागण नहीं कर पा रहे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि फ्लावर के पोलन ग्रेन्स सेल्फ यानी कि खुद के काम नहीं आ सकते, खुद का परागण नहीं कर सकते, और इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण होता है, स्व परागण या सेल्फ पोलिनेशन यहां पर नहीं होता। तो ये टर्म किसने दिया था, स्टाउट ने दिया था। और यहां पे लास्ट क्वेश्चन है मेल स्टेरिलिटी यानी कि नर बंध्यता। मेल स्टेरिलिटी यानी कि नर बंध्यता, जो मेल पार्ट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो मेल स्टेरिलिटी फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय, सबसे पहले नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी को कौन से वैज्ञानिक ने देखा था, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है कॉल र्यूटर, और कॉल र्यूटर ने ही सबसे पहले मेल स्टेरिलिटी या नर बंध्यता को देखा था। और दोस्तों अगर किसी फ्लावर में मेल पार्ट अगर स्टेराइल है, किसी पुष्प का जो नर वाला हिस्सा है वो बांझ है, तो डेफिनेटली उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागण नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वहां पर क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण होता है। तो मेल स्टेरिलिटी
ये भी क्रॉस पोलिनेशन पर परागण के लिए होती है, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण के लिए होती है। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। अल्टीमेटली ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या संकर बीज के उत्पादन में दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथियों, इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हमारे प्लांट ब्रीडिंग के हो गए हैं। आइए अब हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए लाइन इज दी, ए लाइन जो होती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के समय संकर बीज उत्पादन में जो ए लाइन होती है उस ए लाइन का मतलब क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये आपकी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जो ए लाइन होती है उसका नेचर किस प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ए लाइन जो होती है उसको मेल स्टेराइल या नर बंध्य लाइन कहा जाता है। तो ये मेल स्टेराइल होती है, ये बांझ होती है। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेल स्टेराइल लाइन होती है, नर बंध्य लाइन, उसको कौन सी लाइन कहा जाता है, उसको हम लोग ए लाइन कहते हैं। और ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के टाइम पे काम आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट यानी कि फसलों के अंदर सुधार करने की सबसे पुरानी विधि का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्रॉप इंप्रूवमेंट की सबसे पुरानी विधि या ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट वो होती है सिलेक्शन या चयन या वरण। और सिलेक्शन जो है दोस्तों वो क्रॉप इंप्रूवमेंट की सबसे पुरानी विधि है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो भी उस टाइम पे उन लोगों ने जब पहली बार फसलों को सेलेक्ट किया था और जो काम के पौधे थे जो उनको अपने आर्थिक महत्व के लगे उन लोगों को उन्होंने कलेक्ट किया और खेतों में लगाना चालू किया। तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन जो है वो सबसे पुरानी मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट या फसलों के सुधार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजीनी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। प्रोजीनी टेस्ट, और इस प्रोजीनी टेस्ट को हम लोग संतति परीक्षण कहते हैं। और संतति परीक्षण या प्रोजीनी टेस्ट को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन है। तो यहाँ पर विल मोरिन जो है इन्होंने प्रोजीनी टेस्ट को डेवलप किया था। तो यहाँ पर प्रोजीनी टेस्ट को विल मोरिन टेस्ट भी हम कह सकते हैं। और इन्होंने संतति परीक्षण या जो प्रोजीनी टेस्ट है उसको देखा था। फिर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्लांट इज कॉल्ड। किसी एक व्यक्तिगत पौधे के पूरे जितने भी पूर्वज हैं, उसके जो पुराने जो जनक हैं, उन सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना क्या कहलाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी पौधे के पूर्वजों, पौधे की वंशावली का रिकॉर्ड जब रखा जाता है, उसकी एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड जब हम लोग मेंटेन करते हैं, तो उस रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उस रिकॉर्ड को पेडिग्री रिकॉर्ड कहा जाता है। तो पेडिग्री रिकॉर्ड जो होता है, पेडिग्री रिकॉर्ड का मतलब होता है वंशावली में जितने भी जनक थे, जितने भी पेरेंट्स जो उसके एंसेस्ट्री रहे, पूर्वज रहे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पेडिग्री रिकॉर्ड कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल्क ब्रीडिंग मेथड, ये प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड है। बल्क ब्रीडिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय। और दोस्तों ये बल्क ब्रीडिंग जो मेथड है ये वैज्ञानिक नेल्सन एहले ने डेवलप की थी। और यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बल्क ब्रीडिंग मेथड को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेल्सन एहले जो है इन्होंने बल्क ब्रीडिंग मेथड इसको खोजा था। और अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी। डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी यानी कि रोग प्रतिरोधी किस्में हमें अगर विकसित करना है तो कौन सी ब्रीडिंग मेथड सबसे अच्छी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, रोग रोधी या रोग प्रतिरोधी किस्में डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी अगर डेवलप करना है तो यहाँ पर बैक क्रॉस मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है वो बैक क्रॉस मेथड है। और बैक क्रॉस में हम किसी एक डिसीज रेसिस्टेंट जो वैरायटी होती है, जो वाइल्ड जो प्रजाति होती है, उससे अगेन एंड अगेन बार बार हम लोग बैक क्रॉस कराते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो उस नई वैरायटी में हम लोग ला सके। तो यहाँ पर बैक क्रॉस मेथड के द्वारा हम लोग डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स। सुपीरियरिटी ऑफ द F1 भी कह सकते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड्स भी कह सकते हैं हम लोग, या सुपीरियरिटी ऑफ द हेटेरोजाइगस प्लांट ओवर इट्स पेरेंट्स, यानी कि जब किसी प्रथम पीढ़ी के पौधे के परफॉर्मेंस उसके जनक से भी बहुत अच्छे होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जब कोई संतति अपने जनक से भी अच्छे गुण वाली उत्कृष्ट होती है, सुपर होती है, एक्सीलेंट होती है, तब उस गुण को हम क्या कह सकते हैं, वो हाइब्रिड विगर या संकर ओज कहलाता है। और दोस्तों हाइब्रिड विगर या संकर ओज जो है हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से होता है, विषम युग्मजता की वजह से होता है। और हेट्रोजाइगोसिटी या हाइब्रिड विगर की वजह से ही जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, जो संकर किस्म होती है, उनका उत्पादन
लोकल किस्मों से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, जो F1 होता है, वो अगर किसी भी कैरेक्टर में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा है उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड विगर या संकर ओज कहलाता है। और ये हाइब्रिड वैरायटी के अंदर या संकर किस्मों में पाया जाता है, ये लोकल वैरायटी के अंदर नहीं मिलेगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेनी बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। प्रोजेनी यानी कि संतान, किनकी संतान? दो आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न जो पौधे हैं, जेनेटिकली डिफरेंट जो प्लांट है, उनकी प्रोजेनी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? यहां पर इसको समझाने के हिसाब से मैं आपको ऐसा बता सकता हूं कि यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है, यानी कि एक जो प्लांट होगा हमारा, मान लीजिए कैपिटल T वाला है, और जो दूसरा प्लांट होगा हमारा वो स्मॉल t वाला है। अब यहां पर इन दोनों प्लांट का जीनोटाइप अलग अलग है, ये दोनों हो सकते हैं जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, आनुवांशिक रूप से दोनों पौधे अलग अलग हैं। और अगर कोई प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट से क्रॉस करके तैयार किया गया है तो उसको हाइब्रिड या संकर कहा जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, व्हाट इज द हाइब्रिड प्लांट, व्हाट इज द हाइब्रिड वैरायटी? संकर किसे कहते हैं? हम बोलेंगे ए प्लांट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। दो पौधे हैं और दोनों में आनुवांशिक रूप से कोई समानता नहीं है और उनके बीच में संकरण करवाया गया है, तो दो असमान या दो असंबंधित जनकों के बीच में संकरण से प्राप्त संतान को हम लोग संकर कहते हैं। यानी कि उसके जनक के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, दोनों आनुवांशिक रूप से अलग अलग होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रोजेनी बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, और जेनेटिकली अगर डिफरेंट हो गए तो उनकी संतान को हम लोग हाइब्रिड कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रॉस बिटवीन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्या है? एक संकरण की बात कर रहे हैं जो दो अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, कौन? इनब्रीड लाइन और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, या एक अंतः प्रजात और एक मुक्त परागण किस्म के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो वो कौन सा क्रॉस कहलाता है दोस्तों? उसको टॉप क्रॉस कहा जाता है। उल्टा क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट यू मीन बाय टॉप क्रॉस? टॉप क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे ए क्रॉस मेड बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। अगर जब हम एक इनब्रीड लाइन का इस्तेमाल और एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो उसको टॉप क्रॉस कहा जाता है। तो टॉप क्रॉस की डेफिनेशन आपकी एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक वैरायटीज आर मोस्ट पॉपुलर इन। सिंथेटिक जो वैरायटी होती है जिसको संश्लेषित किस्म कहते हैं, ये किस प्रकार की फसलों में प्रचलित है दोस्तों? सिंथेटिक वैरायटी जो है ये ओपन पॉलिनेशन यानी मुक्त परागण या क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण वाली वैरायटियों में चलती है। और हम बात करेंगे यहाँ पर कि सिंथेटिक वैरायटी जो है ये सबसे अधिक प्रचलित कौन सी फसल में है? मेज यानी मक्का के अंदर है। और आपको पता होगा मक्का के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। तो सिंथेटिक वैरायटी सबसे अधिक प्रचलित जो है वो मक्का में है, और सिंथेटिक वैरायटी को हम लोग संश्लेषित किस्म भी कहते हैं। साथियों, इस प्रकार से ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आइए लास्ट आज के अंतिम 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सारे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिन लोगों को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अगर रिवीजन करना है तो उनको सारे डिपार्टमेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको अच्छे से नोट्स बना करके मेंटेन करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन से किस प्रकार से नया क्वेश्चन बनता है ये भी आपको देखना है। आइए दोस्तों, आज के हम लोग अंतिम 10 क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के ऊपर हम लोगों ने आज ये वीडियो बनाया है। और कल का जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों, वो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी, उसके ऊपर हमारा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। और यहाँ पर हम लोग फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि पादप के अंदर खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, इस टॉपिक को लेकर के मैं कल का जो है वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कल का जो हमारा वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला, वो प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर रहेगा। और आइए हम बात करते हैं कि आज के हमारे अंतिम 10 क्वेश्चन जो हैं प्लांट ब्रीडिंग में वो कौन से हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों, सिंथेटिक वैरायटीज आर मेंटेन्ड बाय। जो सिंथेटिक वैरायटी अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मक्का या मेज के अंदर सबसे अधिक प्रचलित किस्म होती है सिंथेटिक वैरायटी, इनको मेंटेन कैसे किया जाता है? तो सिंथेटिक वैरायटी, जिसको हिंदी में संश्लेषित किस्म हम कह सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ओपन पॉलिनेशन करवाया जाता है या मुक्त परागण के द्वारा। ओपन पॉलिनेशन को हम हिंदी में मुक्त परागण कहते हैं। तो यहाँ पर सिंथेटिक वैरायटी को ओपन पॉलिनेशन या मुक्त परागण के द्वारा मेंटेन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, द हाईली म्यूटेबल साइट विथ इन ए जीन, किसी भी जीन के अंदर जो हाईली म्यूटेबल साइट यानी कि जहां पर म्यूटेशन का जो एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है, उस स्थान को हम क्या कह सकते हैं? तो किसी भी जीन के अंदर वह साइट, वह स्थान जहां पर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उस स्थान को हॉट स्पॉट कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट यू मीन बाय हॉट स्पॉट इन द जीन, किसी भी जीन में हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे हॉट स्पॉट इज द साइट ऑफ द हाईली म्यूटेबल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन के लिए जो सेंसिटिव साइट होती है उसको हम लोग हॉट स्पॉट कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिप्लोइड प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, हम अगर ट्रिप्लोइड 3N वाले अगर प्लांट उत्पादित करना चाहते हैं, ट्रिप्लोइड्स को तैयार करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित पौधों को डेवलप कर सकते हैं? मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था कुछ क्वेश्चन के पहले की जो ट्रिप्लोइड होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बांझ होते हैं, और ट्रिप्लोइड जो प्लांट है वो सीडलेस होते हैं। तो इनको तैयार कैसे करते हैं? तो हम बोलेंगे द क्रॉस बिटवीन एन टेट्राप्लोइड, 4N मतलब क्या होता है? टेट्राप्लोइड, तो क्रॉस बिटवीन टेट्राप्लोइड एंड डिप्लोइड स्पीसीज। देखिए यहाँ पर क्रॉस करवाया किसमें? 4N into 2N। 4N मतलब क्या होता है? टेट्राप्लोइड स्पीसीज, चतुर्गुणित प्रजाति और द्विगुणित प्रजाति के बीच में जब संकरण करवाते, क्रॉस करवाते, तब जाकर के हमें ट्रिप्लोइड्स की प्राप्ति होती है। तो ट्रिप्लोइड कैसे प्राप्त करते हैं? हमें टेट्राप्लोइड और डिप्लोइड में क्रॉस करवाना पड़ेगा, या 4N और 2N के बीच में क्रॉस करवा करके हम 3N प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है व्हाट इज द डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट हाइब्रिडेशन क्या होता है? दूरस्थ संकरण किसे कहते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जब हम अलग अलग जीनस वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवा दें, यानी कि इंटरजेनेरिक क्रॉस करवा दें, या फिर अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा दें, यानी कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस करवा दें, हम कह सकते हैं क्रॉस बिटवीन इंटरजेनेरिक और क्रॉस बिटवीन इंटर स्पेसिफिक इज नोन एज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, या तो स्पीसीज प्रजातियां अलग अलग है, या फिर क्रॉस बिटवीन डिफरेंट जीनस, उनके इंटरजेनेरिक जो क्रॉस होता है जिसकी हम बात करें, तो टिट्रिकेल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है? वो इंटरजेनेरिक क्रॉस है। तो टिट्रिकेल की हम बात करें, या फिर जो रेफेनोब्रेसिका होता है, काई के अंदर कॉलीफ्लावर में फूल गोभी और पत्ता गोभी जो क्रॉस करवाया गया था, और यहाँ पर रेफेनोब्रेसिका की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हालांकि कोल क्रॉप में बहुत सारे क्रॉस करवाए गए हैं, और रेफेनोब्रेसिका जो है वो रेडिश यानी कि मूली और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, इन दोनों के बीच का जो क्रॉस है, तो रेफेनोब्रेसिका हो या टेट्रिकेल हो, ये सब क्या है? ये डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर इंटरजेनेरिक क्रॉस भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीटी मेज इज रेसिस्टेंट फॉर, हम लोगों ने बीटी कॉटन पढ़ा है, बीटी क्रॉप पढ़ी है, तो बीटी कॉटन जिस प्रकार से बोल वर्म के लिए रेसिस्टेंट है, कौन? बीटी कॉटन, बीटी कपास जो है वो बोल वर्म नामक कीट के लिए प्रतिरोधी होता है, उसी प्रकार से बीटी मेज, बीटी मक्का जो है वो किस प्रकार से रेसिस्टेंट होता है? तो दोस्तों हम कहेंगे बीटी मेज जो होता है ये यूरोपियन कॉर्न बोरर, यूरोपियन कॉर्न बोरर जो इंसेक्ट होता है मक्का का, उसके लिए बीटी मेज को तैयार किया गया है। तो बीटी मेज जो है वो कौन से इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट होती है, कौन से कीट के लिए प्रतिरोधी होती है? तो बीटी मेज जो है वो यूरोपियन कॉर्न बोरर के लिए प्रतिरोधी होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंट ऑफ ए होस्ट टू द पर्टिकुलर रेस ऑफ द पैथोजन। कोई होस्ट प्लांट है, कोई होस्ट है, वो किसी पर्टिकुलर एक ही रेस जो है पैथोजन की किसी एक विशिष्ट प्रभेद के लिए ही वो प्रतिरोधी है। हम ऐसा कह सकते हैं एक प्लांट है जो किसी विशिष्ट प्रकार की फंगस के लिए ही प्रतिरोधी है, बाकी के लिए नहीं है। इस प्रकार के रेसिस्टेंट को हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे वर्टिकल रेसिस्टेंट। क्या कहा? क्या मतलब है वर्टिकल रेसिस्टेंट का? वर्टिकल रेसिस्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध, मतलब ये होता है कि इसमें पौधा फंगस की किसी पर्टिकुलर एक ही प्रकार की फंगस के लिए प्रतिरोधी होता है, उसमें बाकी प्रकार की फंगस अटैक कर सकती है। तो जब प्रतिरोध किसी पर्टिकुलर एक ही रेस के लिए होता है ना, उसको बोलेंगे वर्टिकल रेसिस्टेंट। तो यहां पर देखिए दोस्तों, रेसिस्टेंस टू ए होस्ट टू द पर्टिकुलर रेस ऑफ द पैथोजन, किसी पैथोजन की किसी पर्टिकुलर प्रभेद के लिए ही, किसी विशिष्ट प्रभेद के लिए ही वो अगर प्रतिरोधी है तो उसको वर्टिकल कहेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा
ऑल टाइप ऑफ द रेस, कई प्रकार के पैथोजन के लिए अगर वो प्रतिरोधी होगा तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर वर्टिकल में किसी पर्टिकुलर एक की बात करेंगे, जबकि हॉरिजेंटल में कई प्रकार की पैथोजन के लिए रेसिस्टेंस हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ये एक जीन फॉर जीन परिकल्पना है, कौन से वैज्ञानिक ने दी थी और कौन सी फसल के लिए दी थी? तो यहाँ पर जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्लोर, और इन्होंने लिनसीड या अलसी के ऊपर, लिनसीड या अलसी के पौधे के ऊपर ये हाइपोथेसिस दी थी। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन ध्यान रखना है, जीन फॉर जीन परिकल्पना, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कौन है? फ्लोर, और प्लांट कौन सा है? लिनसीड या अलसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन टोबैको वाज डेवलप्ड बाय, तंबाकू के अंदर पहला ट्रांसजेनिक पौधा किसने तैयार किया था? और ट्रांसजेनिक प्लांट की हम हिस्ट्री, हालांकि अलग से मैं पूरा वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ ट्रांसजेनिक के ऊपर। जो लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने हमारा कोर्स परचेस कर रखा है, जो घर बैठे पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रांसजेनिक वाले वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो ट्रांसजेनिक की जब हम बात करते हैं तो टोबैको में, तंबाकू में पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो तैयार किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम है फ्राले, इन्होंने ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे पहले टोबैको में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन हु अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड फॉर ओनली वन जनरेशन, किसी भी सीड में सिर्फ एक ही बार जर्मिनेशन को अलाउ करने वाले जीन का नाम क्या है? अमेरिका की जो मोनसेंटो कंपनी है, यूएसए की मोनसेंटो कंपनी, उसने एक जीन निकाला था जो अगर किसी सीड के अंदर डाल दिया जाता है तो उस सीड को, उस बीज को सिर्फ एक ही जनरेशन के लिए वो परमिट करेगा, यानी कि वो बीज सिर्फ एक बार उसमें अंकुरण होगा, उसके बाद उसमें अंकुरण नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे सीड को बार बार बदलना पड़ेगा। तो उस जीन का नाम है दोस्तों टर्मिनेटर जीन। क्या लिखा है यहाँ पे? टर्मिनेटर जीन। और टर्मिनेटर जीन वो जीन होता है जो किसी सीड में जर्मिनेशन सिर्फ एक ही जनरेशन में अलाउ करता है, उसके बाद जर्मिनेशन नहीं होता है। तो अगर किसी सीड में टर्मिनेटर अगर जीन डाला हुआ है तो उस सीड को हमें बार बार नया खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार के बाद अगली बार जर्मिनेशन उसके अंदर नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, हैंड पॉलिनेशन ड्यूरिंग द कमर्शियल सीड प्रोडक्शन इज प्रैक्टिस्ड इन विच क्रॉप, यानी कि जब व्यापारिक हम लोग बीज उत्पादन करते हैं तो व्यावसायिक बीज उत्पादन के दौरान हाथों से परागण कौन सी फसल में किया जाता है? और दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा कॉटन। कपास में जब सीड प्रोडक्शन होता है, खास करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात करें तो कपास में एक दिन पहले शाम को लोग क्या करते हैं? एमेस्कुलेशन करते हैं। एक दिन पहले शाम को एमेस्कुलेशन किया जाता है और अगले दिन सुबह जाकर के वो हैंड पॉलिनेशन करते हैं, हाथों से पुष्प तोड़ करके परागण करवाते हैं। तो हाथों से परागण करवाना ये कपास के अंदर होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी कि कपास में शाम के समय क्या करते हैं? शाम को वो एमेस्कुलेशन करते हैं, विपुंसन करते हैं और अगले दिन सुबह जाकर के हैंड पॉलिनेशन करवा देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये प्लांट ब्रीडिंग के हमारे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, पादप कार्यकी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और अलग अलग डिपार्टमेंट की वीडियो का जो क्रम है डेली हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे अभी घर पर बैठे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, क्लासेस नहीं लग पा रही है, लोग बाग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह सारे बंद है, स्कूल सारे बंद है। लेकिन ये कि जिन लोगों के अंदर जुनून है, जो अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं और तमाम प्रकार की अड़चनों के बाद भी वो अपने जीवन में अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, घर बैठे भी वो लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और एपिकल एग्री एकेडमी हम लोग पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग ये जो हम लोगों ने एक सिस्टम चालू किया है कि घर बैठे ही आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आपको ये फ्री वीडियो जो लेक्चर है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स तक इन लेक्चर को शेयर करना है ताकि वो भी हमारे इस सुविधा का लाभ ले सके। और जिन लोगों को पूरा कोर्स घर बैठे अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी पढ़ना चाहते हैं और डिपार्टमेंट वाइज ही फीस जमा कराना चाहते हैं, तो एक डिपार्टमेंट मिनिमम 300 से लेकर के 500 रुपए के बीच में हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लेक्चर यहाँ पर बना रखे हैं। तो जो स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ में पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन में हमारा यह प्रयास है, गूगल के प्ले स्टोर से आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही पूरी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।